तो 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार की तीसरी पार्ट में आपका स्वागत है। न्यूज़ अपडेट का ये तीसरा पार्ट है। उसमें हम जानेंगे रशिया यूक्रेन न्यूज़, अमेरिका का कड़ा एक्शन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कड़े वित्तीय प्रतिबंधों का ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी उनसे बड़ा बने, हमेशा अमेरिका ही महासत्ता बना रहना चाहता है। तो अमेरिका ने अब रूस पर वित्तीय प्रतिबंधों का ऐलान किया है। क्या कुछ खबर में अपडेट आती है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली न्यूज़ अपडेट की ओर। तो इसमें जानेंगे राजस्थान का बजट, गहलोत के बजट में मुफ्त बिजली के साथ 200 विधायकों को आईफोन 13, ये है बड़ी घोषणाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान गवर्नमेंट का बजट आ चुका है। कई जनता को लॉलीपॉप भी दिए है, विधायकों के लिए काफ़ी सुविधाओं का चयन किया गया है। इस बजट में राजस्थान की कांग्रेस सरकार का चौथा बजट आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट में आज युवाओं को नौकरियों, महिलाओं को स्मार्टफोन, मुफ्त बिजली और जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई है। एक बड़ी घोषणा शहरी मनरेगा योजना को लेकर भी की गई है। राजस्थान सरकार जल्द ही शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करेगी, जिसमें सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च कर मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ मनरेगा में 100 दिन के रोजगार को अब 125 दिन करने की घोषणा की गई है। इस पर राज्य सरकार 700 करोड़ रुपए का खर्च उठाएगी। लेकिन अब जनता को मुफ्त बिजली का भी लॉलीपॉप दिया है। तो देखते हैं राजस्थान सरकार पूरी जनता को क्या मुफ्त बिजली दे पाती है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच बने अजीत आगरकर, टीम ने की आधिकारिक पुष्टि। जी दोस्तों, बॉलर रहे अजीत आगरकर अब कोच बन चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच अजीत आगरकर बने हैं। भारत के पूर्व गेंदबाज अजीत आगरकर को आधिकारिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की। गुरुवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही भारत की घरेलू श्रृंखला में कमेंट्री की अपनी प्रतिबद्धताएं पूरा करने के बाद वह टीम से जुड़ जाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे राफेल नडाल ने मेक्सिको ओपन के दूसरे दौर में बनाई जगह, मेदवेदेव का विजयी अभियान जारी। जी हाँ दोस्तों, टेनिस जगत से खबर आ रही है। रिकॉर्ड 21 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पहले दौर के मुकाबले में नडाल ने डेनिस कुडला पर 6-3, 6-2 की जीत से अपना अभियान शुरू कर दिया था। मेक्सिको ओपन में 3 बार खिताब जीतने वाले नडाल का अगला मुकाबला स्टीफन कोजलोव से होना है। नडाल ने 2005, 2013 और 2020 में इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। तो टेनिस के महान चैंपियन राफेल नडाल कहे जा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार के घर एनसीपी की आपात बैठक में बनी ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, अब क्या रणनीति बनी है? एक नेता तो चला गया, अब कितनों को बचाया जा सकता है? क्योंकि अगर कांड हुआ है तो हाथ तो सबके रंगे होंगे। तो महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनसीपी नेता व मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जारी सियासी घमासान के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक हुई। बुधवार की शाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में राजेश टोपे, छगन भुजबल और अजीत पवार पहुंचे। इस बैठक में अगली रणनीति पर भी चर्चा हुई। शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक भी होनी है। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के इस्तीफे पर अब चर्चा हो सकती है, फैसला भी हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी अब अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद महाराष्ट्र के अन्य मंत्रियों को भी निशाना बना सकती है। ईडी महाराष्ट्र के कुछ अन्य मंत्रियों को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अब ये रणनीति बन रही है। क्या कुछ न्यूज़ अपडेट आती है? ये बहुत बड़ा कांड हो सकता है। सीएमएम पर हम आपको अपडेट जरूर बताएंगे। फिलहाल बढ़ते अगली न्यूज़ अपडेट की ओर। तो इसमें जानेंगे बुधवार को चोटियों पर भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश। गुरुवार को भी ऐसा ही रहेगा मौसम। उत्तराखंड से न्यूज़ आ रही है दोस्तों। उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बारिश की संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। बुधवार को 4 धाम सहित पहाड़ की चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी सूचना है। वहीं मैदानी इलाकों में धूप और बादलों के बीच आंख मिचौनी चलती रही। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। देखते अगली न्यूज अपडेट। तो इसमें जानेंगे गंगा के कटाव रोकने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र।
तो बंगाल की मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केंद्र ने जो कदम उठाए हैं, नदी के कटाव से 1000 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का दावा केंद्र पर किया है। दरअसल ये आरोप बंगाल ने कुछ जिलों में नदी के कटाव की बड़ी समस्या को लेकर लगाया है। ममता बनर्जी ने इस समस्या को लेकर पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। इसमें कुछ अपडेट आती है तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली न्यूज अपडेट की ओर। तो इसमें है बीकानेरी भुजिया बनाने वाली कंपनी बीकाजी भी अब लाएगी अपना आईपीओ, सेबी से मांगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, अब शेयर मार्केट के जगत में बीकानेरी भुजिया भी एंटर करने वाला है। तो स्नैक्स और मिठाई बनाने वाली कंपनी बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल ने 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। राजस्थान स्थित कंपनी ने कुछ शेयरधारक ऑफर फॉर सेल से लगभग 2.94 करोड़ शेयरों को बेचने की योजना बनाई है। इनमें से 2 प्रमोटर भी शामिल है। देखते हैं अगली खबर। इसमें जानेंगे हिजाब विवाद में कर्नाटक में हाई कोर्ट ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका का मांगा ब्यौरा, प्रदेश सरकार को जानकारी मुहैया कराने का निर्देश। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका के बारे में जानकारी मांगी है। बुधवार को बहुचर्चित हिजाब विवाद पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। पिछली एक जानकारी को उडुपी के एक कॉलेज की छात्राएं CFI द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। सम्मेलन के दौरान कॉलेज के शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनकर प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दिए जाने का विरोध भी किया गया था। देखते अगली खबर। इसमें है सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी की राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की याचिका पर 9 मार्च को होगी सुनवाई। जहां दोस्तों अब ये लोग राम सेतु को भी राष्ट्रीय स्मारक बनाने में जुड़ गए हैं। हिंदुत्व का एजेंडा काफी जोर शोर से फैला रही है बीजेपी। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम राजी हो गया है। स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने के लिए निर्देश की मांग की है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के साथ जस्टिस SS बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि स्वामी द्वारा मामले की जल्द सुनवाई की मांग के बाद इस पर 9 मार्च को सुनवाई होगी।